नमस्कार, मैं डॉक्टर पद्मावती श्रीवास्तव, छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय भिलाई से फॉर्मूला लैंग्वेज एंड ऑटोमेटा थ्योरी एंड एप्लीकेशन इन कंपाइलर डिज़ाइन इस कोर्स में आपका स्वागत करती हूँ। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे मैनेजिंग रन टाइम एनवायरनमेंट और एक्टिवेशन रिकॉर्ड्स के बारे में। तो आइए देखते हैं आज के प्रमुख विषय। रन टाइम परिवेश यानी रन टाइम एनवायरनमेंट, रन टाइम मेमोरी का उपखंड और भंडारण आवंटन यानी स्टोरेज एलोकेशन, एक्टिवेशन रिकॉर्ड और इसके साथ ही मैं आपसे एक्टिवेशन ट्री की भी चर्चा करूंगी। सबसे पहले हम समझते हैं कि रन टाइम परिवेश या रन टाइम एनवायरनमेंट बोलते किसको हैं। स्रोत कोड के रूप में एक प्रोग्राम केवल पाठ यानी कोड, कथन आदि का एक संग्रह है और इसे जीवंत बनाने के लिए लक्ष्य मशीन पर किए जाने वाले कार्यों की आवश्यकता होती है। कहने का तात्पर्य ये है कि जब भी हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो उसमें प्रोग्रामिंग भाषा के अनुरूप कोड या स्टेटमेंट्स होते हैं, किंतु अपने आप में यह प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होता है। इसे जीवंत या लाइव बनाने के लिए एक्शंस की ज़रूरत होती है। किसी प्रोग्राम को निर्देशों के द्वारा निष्पादित करने के लिए मेमोरी संसाधनों की आवश्यकता होती है, अर्थात कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के लिए रिसोर्सेज मांगता है। एक प्रोग्राम में प्रक्रियाओं, पहचानकर्ताओं आदि के नाम होते हैं जिन्हें रन टाइम पर वास्तविक मेमोरी स्थान के साथ मैपिंग की आवश्यकता होती है। हम प्रोग्राम में प्रोसीजर्स, फंक्शंस और आइडेंटिफायर्स का उपयोग करते हैं, किंतु इन्हें मेमोरी देना आवश्यक है। यही रन टाइम एनवायरनमेंट का काम है। रन टाइम से हमारा तात्पर्य निष्पादन में एक प्रोग्राम से है, अर्थात एक प्रोग्राम जो अभी एग्जीक्यूट हो रहा है। रन टाइम वातावरण लक्ष्य मशीन की एक स्थिति है जिसमें सिस्टम में चल रही प्रक्रियाओं को सेवाएं प्रदान करने के लिए सॉफ्टवेयर लाइब्रेरी, पर्यावरण चर आदि शामिल हो सकते हैं। रन टाइम सपोर्ट सिस्टम एक पैकेज है जो ज़्यादातर निष्पादन योग्य प्रोग्राम के साथ ही उत्पन्न होता है और प्रक्रिया और रन टाइम वातावरण के बीच प्रक्रिया संचार की सुविधा प्रदान करता है। कंपाइलर डिज़ाइन में रन टाइम वातावरण उस संदर्भ को संदर्भित करता है जिसमें एक संकलित प्रोग्राम निष्पादित होता है। यह प्रोग्राम को सही ढंग से और कुशलता से चलाने के लिए आवश्यक संसाधन और समर्थन प्रदान करता है, अर्थात किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूशन के लिए ज़रूरी सपोर्ट और रिसोर्सेज प्रदान करने का काम रन टाइम एनवायरनमेंट का है। रन टाइम वातावरण में प्रोग्राम के निष्पादन संदर्भ के कई प्रमुख पहलू शामिल होते हैं। जब कोई प्रोग्राम चलाना शुरू करता है तो कुछ डेटा केवल रन टाइम पर ही उपलब्ध होता है, इसलिए हमें प्रोग्राम के स्थिर स्रोत टेक्स्ट को उन क्रियाओं से जोड़ना होगा जो प्रोग्राम को लागू करने के लिए रन टाइम पर होने चाहिए। हमें नाम और डेटा ऑब्जेक्ट, पता और मूल्य यानी एड्रेस और वैल्यू के बीच संबंध को समझने की ज़रूरत है। आवंटन और डी आवंटन यानी एलोकेशन और डी एलोकेशन को
रन टाइम सपोर्ट पैकेज द्वारा प्रबंधित किया जाता है, जिसमें जेनरेट किए गए लक्ष्य कोड के साथ लोड किए गए रूटीन शामिल होते हैं। किसी भी सॉफ्टवेयर लाइब्रेरी को हम कंपाइलेशन के दौरान प्रोग्राम से नहीं जोड़ते। यह रन टाइम सपोर्ट पैकेज का काम है। रन टाइम परिवेश के अन्य प्रमुख पहलू, सबसे पहले निष्पादन संदर्भ यानी एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, वह वातावरण जिसमें एक संकलित कार्यक्रम चलता है, जिसमें इसके निष्पादन के लिए आवश्यक स्थिति और संरचना शामिल है। मेमोरी आवंटन यानी मेमोरी एलोकेशन, स्टैक और हीप क्षेत्रों सहित प्रोग्राम के लिए मेमोरी संसाधनों का संगठन और प्रबंधन। आगे की कुछ स्लाइड्स में मैं स्टैक और हीप के बारे में विस्तार से चर्चा करूंगी। फंक्शन प्रबंधन यानी फंक्शन मैनेजमेंट, निष्पादन प्रवाह और स्थानीय चर के प्रबंधन सहित फंक्शन कॉल और रिटर्न का प्रबंधन। डेटा मैनेजमेंट, निष्पादन यानी एग्जीक्यूशन के दौरान प्रोग्राम द्वारा उपयोग की जाने वाली डेटा संरचनाओं और चर तक संगठन और पहुंच, सभी डेटा स्ट्रक्चर्स का प्रबंधन तथा उसमें स्टोर्ड वेरिएबल्स तक पहुंचने का मार्ग, यह रन टाइम एनवायरनमेंट सुनिश्चित करता है। इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस, प्रोग्राम के साथ इंटरैक्ट करने के लिए बाहरी इनपुट और आउटपुट सिस्टम के साथ एकीकरण करने का काम भी रन टाइम एनवायरनमेंट या परिवेश का है। त्रुटि प्रबंधन तंत्र, प्रोग्राम निष्पादन के दौरान त्रुटियों का पता लगाने और प्रबंधित करने के लिए संरचनाएं और प्रोटोकॉल। संसाधन प्रबंधन रिसोर्स मैनेजमेंट, प्रोग्राम के लिए आवश्यक सिस्टम संसाधनों का आवंटन और आवंटन रद्द करना, यानी किसी भी प्रोग्राम को ज़रूरत के अनुसार रिसोर्सेस को एलोकेट करना और काम खत्म होने पर उन रिसोर्सेस को डी एलोकेट करना। पुस्तकालय एकीकरण का प्रोग्राम की कार्यक्षमता के लिए आवश्यक मानक पुस्तकालयों अर्थात स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज और रन टाइम सेवाओं का समावेश। अब हम देखते हैं कि रन टाइम के दौरान मेमोरी किस तरीके से विभाजित होती है। मेमोरी के मुख्य उपखंड क्या हैं? जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं कि मेमोरी मुख्य रूप से 4 भागों में विभाजित है: कोड, स्टैटिक डेटा, स्टैक और हीप, तथा स्टैक और हीप के बीच में आपको खाली मेमोरी या फ्री मेमोरी दिख रही है। आइए इस आरेख के बारे में हम चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम कोड, यह मेमोरी का वो हिस्सा है जहां पर प्रोग्रामर द्वारा लिखा गया प्रोग्राम का टेक्स्ट या कोड रखा जाता है। स्वाभाविक है कि यह हिस्सा कंपाइलेशन के दौरान ही तय हो जाता है कि यहाँ पर क्या रखा जाएगा। इसकी साइज फिक्स होती है क्योंकि प्रोग्राम का साइज बढ़ता और घटता नहीं है। अगला हिस्सा स्टैटिक डेटा का है। स्टैटिक डेटा वह डेटा होता है जो एक बार मेमोरी लेता है, लेकिन पूरे प्रोग्राम के दौरान भले ही इसकी वैल्यू बदल सकती है, लेकिन ये कभी भी दोबारा इनिशियलाइज नहीं होता। यह भी कंपाइल टाइम पर निर्धारित कर दिया जाता है, इसीलिए इसकी जगह भी सुनिश्चित है और यह एक फिक्स साइज लेता है।
अब हम बात करते हैं स्टैक और हीप की। अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से देखें तो आप देखेंगे कि स्टैक को नीचे की ओर बढ़ता हुआ दिखाया गया है और हीप को ऊपर की ओर बढ़ता हुआ दिखाया गया है। इसका मतलब स्टैक और हीप आपके मेमोरी के वो भाग हैं जिनका साइज फिक्स नहीं है। ये प्रोग्राम के अनुसार बढ़ते और घटते हैं। स्टैक में हम डेटा ऑब्जेक्ट एलोकेट करते हैं, खास रूप से वो जो लास्ट इन फर्स्ट आउट ऑर्डर को फॉलो करते हैं, जिसमें प्रमुख रूप से एक्टिवेशन रिकॉर्ड शामिल है। हम एक्टिवेशन रिकॉर्ड के बारे में कुछ स्लाइड्स के बाद चर्चा करेंगे। और जब हम एक्टिवेशन रिकॉर्ड्स को स्टैक में स्टोर करते हैं तब हम इसी स्टैक को कंट्रोल स्टैक कहते हैं। अब हम बात करते हैं हीप की। प्रोग्राम में बहुत सारे वेरिएबल्स डिक्लेयर किए जाते हैं, लेकिन कुछ वेरिएबल्स का साइज कंपाइलेशन के टाइम ही तय कर दिया जाता है, जैसे एक a नाम का इंटीजर वेरिएबल। इसकी साइज न बढ़ती है न घटती है, लेकिन अगर हम मैलॉक फंक्शन के द्वारा सी प्रोग्राम में रन टाइम पर मेमोरी एलोकेट करते हैं या फ्री फंक्शन के द्वारा रन टाइम पर मेमोरी डी एलोकेट करते हैं, तब ये मेमोरी हीप एरिया से आवंटित होती है। इसीलिए स्टैक और हीप को बढ़ता और घटता दिखाया गया है और ये दोनों विपरीत दिशाओं में बढ़ते और घटते हैं। जेनरेटेड एग्जीक्यूटेबल कोड, जैसे कि मैंने आपसे बात की, प्रोग्राम का संकलित कोड जो सीपीयू द्वारा निष्पादित होने के लिए तैयार है। इसमें टेक्स्ट सेगमेंट और कोड सेगमेंट रहता है। वैश्विक और स्टैटिक वेरिएबल, ग्लोबल और स्टैटिक वेरिएबल, ये स्टैटिक एरिया में स्टोर होते हैं। ये प्रोग्राम शुरू होने से पहले आरंभ किए जाते हैं और निष्पादन के दौरान मेमोरी में बने रहते हैं। मेमोरी के डेटा सेगमेंट में संग्रहित होते हैं, जिसे अक्सर प्रारंभिक और अप्रारंभिकृत अनुभागों जैसे डॉट डेटा और डॉट बीएसएस में विभाजित किया जाता है। हीप को हम गतिशील डेटा ऑब्जेक्ट्स के लिए उपयोग में लाते हैं। गतिशील डेटा ऑब्जेक्ट्स का अर्थात डायनामिक डेटा ऑब्जेक्ट्स। मेमोरी के हीप खंड में हम पॉइंटर्स और डायनामिक मेमोरी प्रबंधन फंक्शंस, जैसे कि मैंने अभी आपसे बात की थी, मैलॉक, कैलॉक और फ्री के माध्यम से प्रबंधित किया जाता है। स्थानीय चर वेरिएबल्स यानी लोकल वेरिएबल्स और फंक्शन कॉल जानकारी स्वचालित डेटा ऑब्जेक्ट स्टैक में रखे जाते हैं। प्रत्येक फंक्शन कॉल एक नया स्टैक फ्रेम बनाता है और इस स्टैक फ्रेम में लोकल वेरिएबल्स, फंक्शन के पैरामीटर्स और रिटर्न एड्रेस शामिल होते हैं। मेमोरी के स्टैक सेगमेंट में प्रबंधित जो फंक्शंस को कॉल करने और वापस आने पर बढ़ता और सिकुड़ता है। अगर एक नया फंक्शन कॉल हो रहा है तो उसका स्टैक फ्रेम स्टैक पर पुश किया जाएगा तो आपके स्टैक का एरिया बढ़ जाएगा, और उसी प्रकार अगर एक फंक्शन का काम खत्म हो जाता है तो वह वापस कॉलर के पास चला जाता है और आपका ये स्टैक फ्रेम स्टैक से पॉप आउट हो जाता है, जिसके कारण आपके स्टैक की एरिया कम हो जाती है। यह खंड लास्ट इन फर्स्ट आउट क्रम का पालन करता है। स्टोरेज एलोकेशन। रन टाइम वातावरण में स्टोरेज आवंटन से तात्पर्य है कि किसी प्रोग्राम के निष्पादन के दौरान मेमोरी को कैसे प्रबंधित और व्यवस्थित किया जाता है। यह सुनिश्चित करता है कि कुशल निष्पादन के लिए विभिन्न प्रकार के डेटा और निर्देशों को मेमोरी के उपयुक्त क्षेत्रों में आवंटित किया जाए। मेमोरी आवंटन 3 विभिन्न प्रकार के होते हैं।
पहला है स्टैटिक भंडारण आवंटन यानी स्टैटिक स्टोरेज एलोकेशन, स्टैक स्टोरेज एलोकेशन तथा हीप स्टोरेज एलोकेशन। स्टैटिक आवंटन में नाम भंडारण स्थानों से बंधे होते हैं। यदि मेमोरी संकलन समय पर बनाई गई है तो मेमोरी स्थिर क्षेत्र में और केवल एक बार बनाई जाएगी। स्टैटिक आवंटन गतिशील डेटा संरचना का समर्थन करता है, जिसका अर्थ है कि मेमोरी केवल संकलन समय पर बनाई जाती है और प्रोग्राम पूरा होने के बाद हटा दी जाती है। किंतु इसका दोष यह है कि डेटा ऑब्जेक्ट का आकार और स्थिति संकलन समय यानी कंपाइल टाइम पर ज्ञात होनी चाहिए। इसमें रिकर्शन प्रक्रिया पर प्रतिबंध है। अगर मैं बात करूं स्टैक स्टोरेज एलोकेशन की, तो अभी मैंने चर्चा की कि जिस प्रकार एक फंक्शन कॉल होता है उस वक्त स्टैक पर एक फंक्शन फ्रेम पुश किया जाता है और उसी प्रकार जब फंक्शन का कॉल खत्म हो जाता है तो वो फ्रेम स्टैक से पॉप कर दिया जाता है। हीप हम डायनामिक मेमोरी एलोकेशन और डी एलोकेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। आइए अब हम बात करते हैं एक्टिवेशन या सक्रियण के बारे में, क्योंकि इसी से हम समझ पाएंगे कि एक्टिवेशन रिकॉर्ड क्या होता है, उसमें किस प्रकार की वैल्यूज रखी जाती हैं और एक फंक्शन कॉल के दौरान किस प्रकार से वो स्टैक में पुश या पॉप किया जाता है। एक प्रोग्राम कई प्रक्रियाओं में संयुक्त निर्देशों का एक क्रम है। किसी प्रक्रिया में निर्देश क्रमिक रूप से क्रियान्वित किए जाते हैं, अर्थात कोई भी प्रोग्राम आमतौर पर सीक्वेंशियली एग्जीक्यूट होता है। एक प्रक्रिया में एक शुरुआत और एक अंत सीमांकक होता है या इसके अंदर की हर चीज को प्रक्रिया का मुख्य भाग या बॉडी कहा जाता है। प्रक्रिया पहचानकर्ता यानी फंक्शन आइडेंटिफायर और उसके अंदर सीमित निर्देशों का क्रम प्रक्रिया का मुख्य भाग बनाता है। किसी प्रक्रिया के निष्पादन या एग्जीक्यूशन को उसका एक्टिवेशन कहा जाता है। एक सक्रियण रिकॉर्ड या एक्टिवेशन रिकॉर्ड में एक प्रक्रिया को कॉल करने के लिए जरूरी सभी आवश्यक जानकारी शामिल होती है। यदि प्रक्रिया पुनरावर्ती अर्थात रिकर्सिव है तो एक ही समय में कई सक्रियण सक्रिय हो सकते हैं। एक प्रक्रिया पुनरावर्ती होती है यदि उसी प्रक्रिया के पहले सक्रियण समाप्त होने से पहले दूसरी सक्रियण शुरू हो जाती है। यदि A और B दो प्रक्रियाओं की सक्रियता है तो उनका जीवन काल या तो गैर अतिव्यापी अर्थात नॉन ओवरलैपिंग होगा या वो नेस्टेड होंगे। सक्रियण रिकॉर्ड भंडारण का एक सन्निहित यानी कॉन्टिजियस ब्लॉक है जो किसी प्रक्रिया के एकल निष्पादन के लिए आवश्यक जानकारी का प्रबंधन करता है। जब आप एक प्रक्रिया दर्ज करते हैं तो आप एक सक्रियण रिकॉर्ड आवंटित करते हैं और जब आप उस प्रक्रिया से बाहर निकलते हैं तो आप इसे डी आवंटित करते हैं। मूल रूप से यह वर्तमान सक्रियण फंक्शन की स्थिति को संग्रहित करता है। इसलिए जब भी कोई फंक्शन कॉल होता है तो एक नया सक्रियण रिकॉर्ड बनाया जाता है। इसे स्टैक के शीर्ष अर्थात टॉप पर धकेल दिया जाएगा यानी पुश किया जाएगा। यह उस फंक्शन के निष्पादन तक स्टैक पे ही रहेगा। इसलिए एक बार जब प्रक्रिया पूरी हो जाती है और इसे कॉलिंग फंक्शन पर वापस कर दिया जाता है तो यह सक्रियण फंक्शन स्टैक से बाहर हो जाएगा पॉप फंक्शन के द्वारा। अब यह जानना जरूरी है कि इस एक्टिवेशन रिकॉर्ड में ऐसी कौन सी जरूरी जानकारी शामिल की जाती है। आप देख रहे हैं कि मुख्य रूप से यहाँ पर
रिटर्न वैल्यूज यानी वापसी मान, पैरामीटर लिस्ट यानी पैरामीटर सूची, नियंत्रण लिंक यानी कंट्रोल लिंक, एक्सेस लिंक, सहेजी गई मशीन स्थिति अर्थात सेव्ड मशीन स्टेटस, स्थानीय डेटा मतलब लोकल डेटा और अस्थायी चर यानी टेम्पररीज। ये वैल्यूज एक्टिवेशन रिकॉर्ड का पार्ट होती हैं। आइए एक एक करके इन सभी वैल्यूज का विवरण देखते हैं। सबसे पहले रिटर्न वैल्यूज। रिटर्न मान के लिए फील्ड का उपयोग कॉलिंग प्रक्रिया में मान वापस करने के लिए कॉल की गई प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। यह मान अक्सर अधिक दक्षता के लिए एक सीपीयू रजिस्टर में लौटाया जाता है। पैरामीटर लिस्ट। पैरामीटर सूची के लिए फील्ड का उपयोग कॉलिंग प्रक्रिया द्वारा कॉल की गई प्रक्रिया को पैरामीटर प्रदान करने के लिए किया जाता है। हम सक्रियण रिकॉर्ड में पैरामीटर के लिए जगह दिखाते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली अधिक दक्षता के लिए पैरामीटर को अक्सर मशीन रजिस्टर्स में पारित किया जाता है। हर फंक्शन के अंदर लोकल डेटा डिक्लेयर्ड होता है। स्थानीय डेटा का फील्ड वह डेटा रखता है जो किसी प्रक्रिया के निष्पादन के लिए स्थानीय होता है। टेम्पररीज, अस्थायी चर, जैसे कि किसी भी अभिव्यक्ति या एक्सप्रेशन के मूल्यांकन में उत्पन्न होने वाले मूल्य इस फील्ड में संग्रहित किए जाते हैं। सेव्ड मशीन स्टेटस। सेव्ड मशीन स्टेटस के लिए फील्ड में प्रक्रिया शुरू होने से पहले मशीन की स्थिति के बारे में जानकारी होती है। इस जानकारी में प्रोग्राम काउंटर और मशीन रजिस्टर्स का मूल्य शामिल है, जिन्हें प्रक्रिया से नियंत्रण वापस आने पर बहाल करना होता है। अर्थात जब हम कॉलिंग फंक्शन से कॉल्ड फंक्शन में जाते हैं तो उसके पहले का मशीन स्टेटस हम सेव करके रखते हैं, ताकि फंक्शन के ख़त्म होने पर जब हम वापस कॉलिंग फंक्शन में जाएं तो स्थिति यथावत बहाल की जा सके। कंट्रोल लिंक्स, जिसे हम नियंत्रण लिंक भी कहते हैं। जब कोई फंक्शन किसी अन्य फंक्शन को कॉल करता है तो नियंत्रण लिंक कॉलर के सक्रियण रिकॉर्ड को इंगित करता है। यह एक गतिशील या डायनामिक लिंक है। एक्सेस लिंक, यह अन्य सक्रियण रिकॉर्ड में संग्रहित जानकारी को संदर्भित करता है जो गैर स्थानीय है। एक्सेस लिंक एक स्टैटिक लिंक यानी स्थिर लिंक है और एक्सेस लिंक का मुख्य उद्देश्य उस डेटा तक पहुंचना है जो सक्रियण रिकॉर्ड के स्थानीय दायरे में मौजूद नहीं है। अर्थात किसी भी फंक्शन के नॉन लोकल डेटा को अगर हम एक्सेस करना चाहे और ये डेटा किसी दूसरे एक्टिवेशन रिकॉर्ड में शामिल है, तो एक एक्टिवेशन रिकॉर्ड उस दूसरे एक्टिवेशन रिकॉर्ड का एड्रेस एक्सेस लिंक में रखेगा। आइए देखते हैं नियंत्रण लिंक का एक उदाहरण। आप इस प्रोग्राम में देख पा रहे हैं कि एक आउटपुट नाम का फंक्शन है जिसे मेन फंक्शन में कॉल किया गया है और इसमें एक पैरामीटर पास किया गया है 10, जो कि x नाम के वेरिएबल में स्टोर हो रहा है। इस आउटपुट फंक्शन का कार्य है इस x की वैल्यू को प्रिंट करना। यहाँ पर कॉलिंग फंक्शन मेन फंक्शन है क्योंकि ये आउटपुट फंक्शन को कॉल कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि एक्टिवेशन रिकॉर्ड आउटपुट फंक्शन का मेन फंक्शन को पॉइंट कर रहा है क्योंकि मेन उसका कॉलिंग फंक्शन है। तो इस प्रकार से ये कंट्रोल लिंक सेट की गई है। एक्सेस लिंक का उदाहरण देखते हैं। यहाँ पर पिछले प्रोग्राम की तरह ही एक आउटपुट नाम का फंक्शन है, लेकिन इस फंक्शन में कोई पैरामीटर पास नहीं किया गया है।
इस फंक्शन को मेन फंक्शन में कॉल किया गया है। आप देख रहे हैं कि इस आउटपुट फंक्शन का काम g नाम के एक वेरिएबल को प्रिंट करना है, लेकिन अगर आप देखें तो यह वेरिएबल स्थानीय वेरिएबल नहीं है, क्योंकि g नाम का कोई भी वेरिएबल आउटपुट फंक्शन में डिक्लेयर्ड नहीं है, लेकिन g एक ग्लोबल वेरिएबल है। इस उदाहरण में जब आउटपुट को मेन में कॉल किया गया है तो मेन में आउटपुट का कार्य प्रिंट g करना है, पर g उसके दायरे में परिभाषित नहीं की गई है, यानी ये उसके स्कोप या स्थानीय दायरे से बाहर है। तब ये आउटपुट फंक्शन ग्लोबल स्कोप से g तक पहुंचने के लिए एक्सेस लिंक का उपयोग करेगा और उसका मान g = 12 प्रिंट करेगा। एक्सेस लिंक की एक श्रृंखला, अगर हम स्कोप के बारे में सोचें तो प्रोग्राम इसकी स्थिर संरचना का पता लगाता है। एक्टिवेशन रिकॉर्ड यानी सक्रियण रिकॉर्ड निर्माण के चरण। सबसे पहले रिटर्न एड्रेस सेव करना। फंक्शन के निष्पादन के बाद जिस पते या एड्रेस पर कंट्रोल वापस जाना चाहिए उसे सक्रियण रिकॉर्ड में सेव किया जाता है। पैरामीटर्स पास करना। फंक्शन को दिए गए पैरामीटर्स सक्रियण रिकॉर्ड में संग्रहित किए जाते हैं। इसमें दो प्रकार के पैरामीटर्स शामिल हो सकते हैं। बाय वैल्यू पैरामीटर्स, जहां डेटा की एक कॉपी पास की जाती है, या बाय रेफरेंस पैरामीटर्स, जहां डेटा का कॉन्टेक्स्ट या संदर्भ या पॉइंटर जिसके माध्यम से उस डेटा का एड्रेस पास किया जाता है। फिर हम लोकल वेरिएबल्स के लिए स्पेस आवंटित करते हैं। फंक्शन में घोषित सभी लोकल वेरिएबल्स के लिए सक्रियण रिकॉर्ड में मेमोरी स्पेस आवंटित की जाती है। यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक फंक्शन कॉल के पास अपने स्वतंत्र लोकल वेरिएबल्स का सेट हो। इसके बाद कॉलर का कॉन्टेक्स्ट सेव किया जाता है। रजिस्टर्स जैसे कि बेस पॉइंटर को सेव किया जाता है, जिन्हें संरक्षित करना आवश्यक होता है ताकि फंक्शन के रिटर्न होने के बाद कॉलिंग फंक्शन के निष्पादन संदर्भ को पुनः स्थापित किया जा सके। लिंक सेट करना। कंट्रोल लिंक, यह उस सक्रियण रिकॉर्ड की ओर इशारा करता है जो कॉलिंग फंक्शन का होता है। कभी कभी इसे कॉलर का फ्रेम भी कहा जाता है। डायनामिक लिंक, यह स्टैक में पिछले सक्रियण रिकॉर्ड की ओर इशारा करता है जो रिटर्न्स या एक्सेप्शन हैंडलिंग के दौरान स्टैक को अनवाइंड करने में मदद करता है। अब इस स्टैक को हम कंट्रोल स्टैक क्यों कह रहे हैं, आइए ये देखते हैं। नियंत्रण स्टैक या रन टाइम स्टैक का उपयोग लाइव प्रक्रिया सक्रियणों यानी लाइव प्रोसीजर एक्टिवेशंस पर नजर रखने के लिए किया जाता है। नियंत्रण स्टैक फंक्शन कॉल के अनुक्रम का ट्रैक रखता है। नियंत्रण स्टैक यह सुनिश्चित करता है कि प्रोग्राम निष्पादन के प्रवाह को ठीक तरीके से प्रबंधित किया जा सके। प्रोग्राम निष्पादन के दौरान जब किसी फंक्शन को कॉल किया गया है तो आपने देखा उसका रिटर्न पता और किसी भी स्थानीय चर को नियंत्रण स्टैक पर पुश किया गया है, तथा जब फंक्शन वापस आता है तो यह जानकारी स्टैक से पॉप हो जाती है, जिससे प्रोग्राम को सही स्थान पर निष्पादन फिर से शुरू करने की अनुमति मिलती है। नियंत्रण स्टैक के बिना प्रोग्राम कई फंक्शंस के निष्पादन को ठीक से प्रबंधित करने में सक्षम नहीं होगा और फंक्शन पूरा होने के बाद सही बिंदु पर वापस लौटने में भी सक्षम नहीं होगा। नियंत्रण स्टैक लास्ट इन फर्स्ट आउट सिद्धांत पर काम करता है। सबसे हाल ही में बुलाया गया फंक्शन लौटने वाला पहला फंक्शन है। नियंत्रण स्टैक डीबगिंग के लिए उपयोगी है। जब कोई प्रोग्राम क्रैश हो जाता है तो फंक्शन कॉल के अनुक्रम को देखने के लिए कॉल स्टैक का निरीक्षण किया जा सकता है, जिसके कारण क्या त्रुटि हुई ये पता लगाना आसान हो जाता है। अब हम बात करेंगे एक्टिवेशन ट्री या सक्रियण वृक्ष के बारे में। सक्रियण वृक्ष एक पेड़ के रूप में होता है जिसमें प्रत्येक नोड
एक एक्टिवेशन रिकॉर्ड का प्रतिनिधित्व करता है। सक्रियण वृक्ष का सबसे ऊपर का नोड, रूट नोड जिसे हम कहते हैं, उस प्रक्रिया का प्रतिनिधित्व करता है जो सबसे पहले निष्पादित होती है। अगर हम पिछले एग्जाम्पल की बात करें तो सबसे पहले मेन फंक्शन से हमारा प्रोग्राम शुरू हुआ था, तो मेन फंक्शन का एक्टिवेशन रिकॉर्ड एक्टिवेशन ट्री का रूट नोड बनेगा। चाइल्ड नोड्स, किसी नोड के नीचे के नोड्स उन प्रक्रियाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं जिन्हें वर्तमान प्रक्रिया द्वारा कॉल किया जाता है। सक्रियण वृक्ष से यह समझा जा सकता है कि प्रोग्राम के विभिन्न हिस्से किस प्रकार एक दूसरे को कॉल कर रहे हैं और उनके बीच का संबंध क्या है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि हम यह मानते हैं कि प्रोग्राम नियंत्रण अनुक्रमिक तरीके यानी सीक्वेंशियल तरीके से प्रवाहित होता है, और जब किसी प्रक्रिया को कॉल किया जाता है तो उसका नियंत्रण तथाकथित प्रक्रिया में स्थानांतरित हो जाता है। जब किसी कॉल की गई प्रक्रिया को निष्पादित किया जाता है तो यह कॉल करने वाले को नियंत्रण वापस लौटा देता है। इस प्रकार का नियंत्रण प्रवाह एक पेड़ के रूप में सक्रियणों की श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करना आसान बनाता है। इसी को हम एक्टिवेशन ट्री के रूप में जानते हैं। सक्रियण वृक्ष एक आरेख है, एक डायग्राम है, एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है जो किसी प्रोग्राम के दौरान सक्रिय प्रक्रियाओं यानी प्रोसीजर्स के बीच का संबंध दर्शाता है। यह उनके एग्जीक्यूशन और उनके अनुक्रम के बारे में हमें बताता है। इससे हमें प्रोग्राम के निष्पादन प्रवाह को समझने में मदद मिलती है। प्रोग्राम में कॉल्स और रिटर्न्स का सही क्रम सुनिश्चित करने के लिए डीबगिंग में भी इसका उपयोग होता है। सक्रियण वृक्ष यह भी दर्शाता है कि रन टाइम स्टैक में एक्टिवेशन रिकॉर्ड्स कैसे जमा होते हैं और कैसे हटते हैं। उदाहरण के रूप में अगर आप देखें कि आपके पास एक प्रोग्राम है जिसमें 3 फंक्शंस हैं, मेन, ए और बी। मेन सबसे पहले कॉल होता है, फिर वह ए को कॉल करता है और ए के अंदर से बी को कॉल किया जाता है। तो इसका बहुत सरल सा एक एक्टिवेशन ट्री आप देख पा रहे हैं कि रूट नोड पर मेन है, मेन का चाइल्ड नोड ए है क्योंकि मेन ने ए फंक्शन को कॉल किया, और ए का चाइल्ड नोड बी है क्योंकि ए ने बी फंक्शन को कॉल किया। रन टाइम एनवायरनमेंट, सक्रियण वृक्ष और सक्रियण रिकॉर्ड, इन तीनों की चर्चा करने के बाद आइए आज के व्याख्यान का सारांश देखते हैं। रन टाइम एनवायरनमेंट, यह प्रोग्राम के निष्पादन के दौरान उपयोग होने वाले संसाधनों और प्रक्रियाओं का एक सेटअप है। इसमें मेमोरी एलोकेशन, स्टैक मैनेजमेंट और एक्टिवेशन रिकॉर्ड जैसी चीजें शामिल होती हैं। रन टाइम एनवायरनमेंट सुनिश्चित करता है कि प्रोग्राम के सभी फंक्शंस और प्रक्रियाएं सही तरीके से संचालित हों। सक्रियण वृक्ष उन सभी एक्टिवेशन रिकॉर्ड्स का एक क्रमबद्ध दृश्य है जो एक प्रोग्राम के विभिन्न फंक्शंस और प्रक्रियाओं के निष्पादन के दौरान उत्पन्न होते हैं। इसमें प्रत्येक नोड एक एक्टिवेशन रिकॉर्ड का प्रतिनिधित्व करता है और नोड्स के बीच की शाखाएं फंक्शन कॉल्स का अनुक्रम दर्शाती हैं। यह कॉलिंग और कॉल्ड फंक्शंस के बीच संबंधों को स्पष्ट करता है। अंत में एक्टिवेशन रिकॉर्ड एक डेटा स्ट्रक्चर है जो किसी फंक्शन या प्रक्रिया के निष्पादन की स्थिति को संग्रहित करता है। इसमें रिटर्न एड्रेस, फंक्शन पैरामीटर्स, लोकल वेरिएबल्स और अन्य आवश्यक जानकारी होती है। यह रन टाइम स्टैक में संग्रहित होता है और प्रत्येक फंक्शन कॉल के लिए एक नया सक्रियण रिकॉर्ड बनाया जाता है। यह सुनिश्चित करता है कि फंक्शन कॉल्स के बीच का कंट्रोल और डेटा सही तरीके से प्रबंधित हो। इन तीनों का संयोजन एक प्रोग्राम के निष्पादन के दौरान स्मूथ संचालन और संसाधनों के सही उपयोग को सुनिश्चित करता है। धन्यवाद।